हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा फोकस है 70वीं बीपीएससी पर। तो इस सीरीज़ में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक जितने भी हमारे आज तक के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले ही लगभग 3000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, 39th बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पेपर्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ये देखिए, पहला हमारा जो चीज़ है कि हमें जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ना है ना तो उसमें हमें ये देख लेना है कि हमसे सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूछा है असत्य, तो बोला अवसादी शैल। अवसादी शैल को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो वो होता है सेडिमेंट्री सेल्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बारे में बात हो रही है कि अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या ये वो शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है? ये शैलें अक्रिस्टलीय होती हैं? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं? ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं? तो असत्य पूछा है, तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं आपकी या फिर अवसादी शैलें हैं, तो ये जो होती हैं लेयर बाय लेयर बनती हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर से बनती हैं। इसके अंदर आपको फॉसिल्स फ्यूल्स मतलब कि जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अवसादी शैलों के बारे में हम लोग अपनी एनसीईआरटी में आपको पढ़ा चुके हैं, आप जाके इसको भी देख सकते हैं अगर आपको उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। और अगर हम बात करें कि धरातल में, पृथ्वी के धरातल में 75% जो हमारे पृथ्वी का जो भाग है उसके अंदर आपको ये अवसादी शैल ही मिलती हैं और 25% आपको मिलती हैं बाकी शैल जिसको कि हम आग्नेय और रूपांतर मतलब कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि टिन मिलता है। टिन मिलता है कहाँ मिलता है? प्लासर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, अल्पसिलिक आग्नेय शैलों में या फिर सभी में। तो इसका सही आंसर है आपका कि कायांतरित शैलों से। टिन कहाँ से मिलता है? कायांतरित शैलों से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक है। यहाँ पूछा है कि भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या है कि संवैधानिक सभा के द्वारा, ठीक है, संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, डेट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारा संविधान पारित हुआ था, ठीक है, संविधान पारित हुआ था। और अगर हम बात करें कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, यहाँ पर संविधान ये लागू हुआ था। तो हमारे लिए जो दो डेटें हैं इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे अगर पारित पूछा जाता है तो 1949 आएगा, और अगर लागू पूछा जाता है संविधान कब लागू हुआ तो 1950 26 जनवरी को हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, ठीक है। अब लौकिक सार्वभौमिकता पूछी है तो इसका सही आंसर है कि हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो किससे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इस शब्द से जो स्टार्ट हो रही है कि हम भारत के लोग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे लौकिक सार्वभौमिकता के बारे में पूछा है, ठीक है। लौकिक मतलब हो गया लोग, डेमोक्रेसी का यहाँ पे इनडायरेक्टली मीनिंग है, तो यहीं पर हमारा आंसर आएगा कि हम भारत के लोग। यही शब्द बताता है कि हमारी प्रस्तावना लौकिक सार्वभौमिकता भारत में है। प्रस्तावना हमें ये बताती है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। यहाँ पर वित्तीय बिल की बात करी है, मतलब जो आपका फाइनेंस, ठीक है, जो आपका फाइनेंस बिल होता है ना, उसके बारे में बात करी है। तो इसमें यही पूछा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में, ठीक है। जो फाइनेंस बिल है आपका वो लोकसभा में ही उसका वो प्रस्तावित हो सकता है। अगर हम इसके अनुच्छेद के बारे में बात करें तो ये आपका होता है 110 क से लेकर 6 तक, ठीक है।
ये इसका सारे अनुच्छेद है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यहाँ बोला है जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं उनका वर्णन कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। तो वो अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब कर रखे हैं। चलिए, और अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ बोल रहे हैं कि पंचायती राज विषय है। यहाँ बोला है जो पंचायती राज है वो कौन सी सूची में आता है, तो ये आपका आता है राज्य की सूची पर। ठीक है, जो राज्य की आपको पता है कि समवर्ती सूची है, राज्य की सूची, केंद्र सूची, तो इनमें से जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज वो आपकी स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब राज्य की सूची में आता है। और जो पंचायती राज है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, उसका वर्णन जो दे रखा है, उसका जो गठन बोल रखा है कि उसके गठन का जो निर्देश दे रखा है वो आर्टिकल 40 में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। सेम क्वेश्चन 7वां जो हमने करा है वही है कि आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद जो है वो राज्यों की सरकारों से ये बोलता है। ये आर्टिकल 40 में लिखा है कि आपको ग्राम पंचायत संगठित करने का ये निर्देश देता है। चलिए अब नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, का अर्थ ये है कि उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, मतलब किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो उच्चतम न्यायालय जो है ना, उसको न्यायिक पुनरावलोकन के तहत संसद हो, ठीक है, या फिर राज्य के विधानमंडल हो, मतलब संसद हो या फिर राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून, लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनको उनकी जो समीक्षा प्राप्त करने की यहाँ पर इसको अधिकार प्राप्त होता है। यही वह क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, कहाँ पर है? तो वो है आपके राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मतलब कि DPSP में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ में कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। अगर हम इसके अनुच्छेद की बात करें, कौन से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स थे आपके, वो आपके आर्टिकल 12 से 35 तक थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक थे। ऐसे जो DPSP है वो आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 51 तक ये यहाँ पर हमारे संविधान में दे रखे हैं। चलिए अब है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो बोले उनका निर्वाचन होता है। कैसे होता है? तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है, जो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। ये हमारी बात होगी। अगर हम बात करें कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इनमें संविधान में दे रखा है इनके निर्वाचन का, तो वो है आपका आर्टिकल 93। चलिए अब है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है संसद द्वारा, ठीक है, संसद जो है वो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं। और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 61, मतलब जो अनुच्छेद 61 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन दे रखा है। चलिए अब है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यहाँ पे बोला है कि मानिए कोई इंसान है, कोई भी मंत्री, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मंत्री पद पर आसीन हो सकता है। कब तक हो सकता है? तो वो हो सकता है 6 महीने तक, ठीक है, कब तक हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका 6 महीने तक। चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। यहाँ बोला अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, ठीक है, इस तथ्य पर आधारित है कि
जनता का सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब प्रजातंत्र का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो किस पर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग हैं, हम लोग जनता हैं, प्रजा हैं, उनको सरकार को चुनने का और बदलने का। बदलने का कैसा कि हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और साथ में हमारे स्टेट में भी चुनाव होते हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी सेंटर की, केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, वो हमारे वोट पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ही इस देश को चलाने वाले एक तरीके के सदस्य भी हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब यही हुआ कि जनता का सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब है, अब उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। फिर है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ठीक है, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अगर हम बात करें जो आपका आर्टिकल 352 है, मतलब अनुच्छेद है आपका 352, इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर देश में राष्ट्रीय आपात आए, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी आती है, ठीक है, तो वो आपके आर्टिकल 352 के अंदर आती है। उसके बाद फिर जो आपकी प्रेसिडेंट रूल होता है, मतलब राष्ट्रपति शासन जो होता है वो आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है। और फिर तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कि वित्तीय आपात, वो आपका आता है आर्टिकल अनुच्छेद 300, ठीक है, कितना आएगा 360, यहाँ पे 360 नहीं है 356 होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल ये इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं, ये पहले का क्वेश्चन है, इसको हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं, चलते हैं। योजना आयोग एक क्या है, एक परामर्शीय संस्था है, परामर्शदायी संस्था है, ठीक है, योजना आयोग। लेकिन अब ये नहीं है, अभी हट चुकी है, उसकी जगह आपका नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ पे विभाजन के बारे में पूछा है, तो वो था आपका जूट और रुई का उद्योग, ठीक है। अब यहाँ पे विभाजन की बात हो रही है, तो विभाजन अगर हम बांग्लादेश का देखें, ठीक है, आप बांग्लादेश का अगर विभाजन देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा जूट का उद्योग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हमारा रुई का उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि सभी बच्चों के लिए हमारे चैनल पर अलग अलग सीरीज़ चलाई जा रही हैं, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो पहली हमारी सीरीज़ है बिहार स्पेशल की, ये उन बच्चों के लिए है जो कि बिहार पर फोकस करके चलते हैं, चाहे, ठीक है, चाहे आपका बिहार का BPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग बिहार पे ही फोकस करते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट 6 महीने के 6 महीने के जो करंट अफेयर हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दी है, केवल स्पेशल बिहार के लिए, आप जाके देख सकते हैं। ऐसी हमारे बिहार की हिस्ट्री, मतलब जो इतिहास है बिहार का, उसको हमने केवल 3 वीडियोज़ में कवर करा है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बिहार की ज्योग्राफी मतलब भूगोल हमारी चल रही है, और ऐसी और भी वीडियोज़ हम बिहार के लेकर आते रहेंगे। फिर है हमारी NCERT डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोगों ने NCERT को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि पहले हम लोग जो हमारे NCERT के जो चैप्टर्स होते हैं उसको हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उससे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देते हैं। क्लास 6, 7 और 8 हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्लास 9th चल रही है, वो भी ख़त्म होने को ही है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी मतलब भूगोल चल रहा है। फिर हमारी GS 8 MCQs की सीरीज़ है, इसमें हम लोग आपके जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से छांट के चुनिंदा 8 MCQs लेकर आते हैं, जिसके साथ इसका स्टैटिक भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर है मंथली मैगज़ीन को इस मंथली मैगज़ीन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका पिछला महीना है, ठीक है, जैसे कि जुलाई का महीना गया है, तो उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में 1 लाइनर में आपके लेकर आते हैं। जुलाई का जो महीना है उसको हम लोगों ने 40 1 लाइनर में
कंप्लीट करा है, आप जाके देखिए ज़रूर। फिर हमारे ट्रिक्स की वीडियो है, सीरीज़ है, यहाँ पे हम लोग 5 MCQs को कवर करते हैं, एक अनोखे तरीके से आपको याद कराते हैं, जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। मेंस के टॉपिक्स की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और पॉलिटी की भी MCQs की जो प्लेलिस्ट है आपको उसमें जाके देखिए, और राज्य व्यवस्था है बहुत अच्छे समझा रखा है, और आपको उसका पूरा हम लोगों ने फंडामेंटल भी क्लियर कर रखा है। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जाते हैं, चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग रेगुलरली आप सभी के लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्राथमिकता देती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, रोजगार बढ़ाने को। अब देखो ये 8वीं 8th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करिए, पुरानी है, तब भी हम इसका आंसर देख लेते हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए था। अब है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। बोला है कि भारत में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग कार्यरत हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि कपड़ा उद्योग, ठीक है, जो आपकी क्लोथ की इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। चलिए, फिर है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो है आपका कृषि का, एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ये आपको पता है, ठीक है। जो कृषि की अगर बात करें तो लगभग इसमें 65 से लेकर 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे, मतलब कृषि पर ही निर्भर हैं, ठीक है, और कृषि से ही अपनी आजीविका के लिए आजीविका कमाते हैं। तो हमारा जो भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य सोर्स जो है वो आपका कृषि मतलब एग्रीकल्चर है। फिर है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ठीक है, तो किसका है, तो ये आपका आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर है चाय का, ठीक है, जो हम लोग चाय पीते हैं उसका जो हमारा भारत है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो वो लगा था सिंदरी में। कहाँ लगा था, तो वो लगा था सिंदरी में। अब कौन से सन में लगा था, तो ये लगा था 1951 में, ठीक है, 1951 में। अब सिंदरी कहाँ पर है, सिंदरी है झारखंड में। कहाँ पर है, सिंदरी है झारखंड में। चलिए, अब है हमारा ये 28वां क्वेश्चन, उसी टाइम का, इसको हमें छोड़ना है। अब नेक्स्ट पर है कि अगर हम बात करें कि एक सामान्य शुष्क सेल, मतलब ड्राई सेल की बात हो रही है यहाँ पर, में विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, वो है जस्ता की इसमें बात है कि शुष्क सेल में, ठीक है, तो विद्युत अपघट होता है कहाँ पर, ये जस्ता है। चलिए, अब है डायनेमो बदलता है, ठीक है, डायनेमो क्या बदलता है, तो डायनेमो का इसका आंसर है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक को विद्युत में, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है, कौन, डायनेमो। चलिए, अब है आकाश नीला लगता है, ठीक है, देखिए जो आकाश है, जो ऊपर के जो हमारा आसमान होता है वो नीला क्यों लगता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अब ये देखिए, इसका हम बात करें तो आपका विबग्योर से बात होगी। तो यहाँ पर जो आपका विबग्योर मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विबग्योर है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम रेड लेते हैं, तो वो जो रेड कलर जो होता है, लाल कलर जो होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कम होती है। इसीलिए रेड कलर को ही हम लोग जब भी कोई भी खतरे का निशान होता है, ठीक है, खतरे का निशान या फिर लाल बत्ती जो सड़कों पर चलती है उसमें लाल कलर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा ही दूर तक दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर है, नीला कलर है, वो अगर हम रेड से देखें तो वो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं मतलब वो ज़्यादा फैलता है, ठीक है। ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा फैलता है, उसकी वजह से ही हमारा जो आसमान है वो नीला दिखता है, ठीक है। जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा फैलता है, इसकी वजह से ही हमारा आसमान नीला दिखता है। लाल कलर नहीं फैलता है, जिसको कि हम खतरे के निशान के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि दूर तक हमें खतरे का निशान दिख जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 माइक्रोन बराबर है, यहाँ पर पूछा है कि 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण क्या है, अनंत पारगम्यता के बारे में बात हो रही है। अगर हम अति चालक का मतलब क्या हो गया कि सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो
अत्यंत निम्न, बहुत ही कम ताप, मतलब कि बहुत लो टेम्परेचर पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत होता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसी को हम लोग अतिचालक बोलते हैं। चलिए, अब है वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक है, अब देखो ये तो पुराना है। यहाँ पे जब ये प्लूटो जो प्लूटो हमारा जो प्लैनेट था, उसको प्लैनेट का दर्जा दे रखा था, ग्रह का दर्जा दे रखा था, लेकिन 2006 में प्लूटो को प्लैनेट मतलब कि ग्रह का दर्जा इसमें से हटा लिया गया है। तो वैसे जो आंसर पहले था वो आपका प्लूटो पर ही था। चलिए, अब है कि वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंद होती है, बारिश जो होती है, उसकी जो बूंदें हैं वो गोल क्यों होती हैं? तो उसका सही आंसर है आपका पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारी बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं अनंत कमरे को थोड़ा गर्म। ठीक है, अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल के रख दें तो हम ये नहीं बोलना कि फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो हमारा जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल के रख देंगे तो हमारा जो कमरा है वो गर्म हो जाएगा। अब क्यों गर्म हो जाए? क्योंकि हमारे फ्रिज में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। ठीक है, और भी गैसें निकलती हैं, तो उन्हीं गैसों की वजह से ये तापमान बढ़ा देती हैं हमारे कमरे का। चलिए, अब है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त करा जाता है? तो वो है आपका पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? रेडियम। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है? तो वो है आपका नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर, मतलब जो आपका जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, सॉरी फिजन होता है, ठीक है, ये उस पर निर्भर करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब विखंडन पर। अब न्यूक्लियर बॉम्ब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम 235 को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि ठीक है, जब इसको यूरेनियम 235 का अगर हम 1 किलो लेंगे, ठीक है, 1 किलो यूरेनियम 235 का अगर हम फिज़न करते हैं, न्यूक्लियर फिज़न करते हैं, विखंडन करते हैं, तो उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है जितनी कि अगर हम 30 लाख टन कोयले को जलाने के बाद जो हमारी एनर्जी प्राप्त होगी वो केवल 1 किलो यूरेनियम 235 से हो जाएगी। चलिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है क्या है? क्या वो एक मिनट, यहाँ पर इसका आपका आंसर आएगा ये वाला, कैल्शियम SO4 2 और H2O, ये इसका सूत्र है, मतलब फॉर्मूला पूछा गया है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको क्लियर लिख देते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए, अब है नेक्स्ट कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है कि साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे नींबू जो खटास होती है वो इस अम्ल के कारण होती है, साइट्रिक। वायु एक क्या है? वायु है, मिश्रण है। जो हवा है वो एक मिश्रण है, मतलब जो हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं। अब वो जो गैस है वो सभी का मिक्सचर ही तो होती है, तो इसलिए जो हमारी वायु है वो एक मिश्रण है। अब है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है कि जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण का मतलब क्या होगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करी है कि ब्लीचिंग पाउडर जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसे कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ करते हैं, कागज़ तथा कपड़ों में भी यूज़ करते हैं, उसके बाद रासायनिक उद्योगों में भी यूज़ करा जाता है। और अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो ये है आपका CaOCl2, ये होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, अब है पादर धातु मिश्रण। यहाँ पूछा है पादर धातु मिश्रण के बारे में पूछा है। तो ये जो होता है पादर युक्त धातु मिश्रण, पारद युक्त धातु मिश्रण होती है। क्या है? पारद धातु मिश्रण के बारे में पूछा है, पारद युक्त धातु मिश्रण। अब है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, अगर हम पानी से मछलियों को बाहर निकाल दें वो मर जाती हैं। क्यों मर जाएंगी? क्योंकि उनको सांस नहीं आ पाती है, मतलब वो सांस नहीं ले पाती हैं। अब जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर गिल होते हैं। ठीक है, गिल की सहायता से ही वो सांस लेती हैं, और गिल जो होते हैं वो पानी में ही सांस ले सकती हैं। इसलिए अगर हम मछली को बाहर निकाल दें तो वो बाहर सांस नहीं ले पाती है। चलिए, अब है मधुमक्खी कॉलोनियों में के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? और जो
मधुमक्खी के कॉलोनियाँ होते हैं उनमें अलग अलग सदस्य, एक कॉलोनी ये होगी, दूसरी कॉलोनी ये हो गई, तो वो किस तरीके से पहचानेंगे कि हाँ ये जो मधुमक्खी है मेरी ही कॉलोनी की है, तो वो जानते हैं उनके डांस से। ठीक है, उनका जो नृत्य होता है, अलग अलग कॉलोनी का अलग अलग नृत्य होता है, तो उनके डांस से ही उनकी पहचान होती है। अब है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 20। कि जो आपको पता है कि दूध के दांत होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो दोबारा आते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं, वो होते हैं 20। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, तो वो हैं 8। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, लेकिन उसमें से 8 हड्डियां जो होती हैं वो जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, चलिए, अब है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है, वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है वो आधुनिक मनुष्य का हाल का ही पूर्वज है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है, तो माँ पौधा मतलब एक आपका मेन पौधा हो गया। ठीक है ना, तो उसमें से ही एक छोटा पौधा मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ से, तना काटने से मिलेगा और बीजों से, दोनों से ही मिलेगा, दोनों से मिलेगा। चाहे हम बीज उगा के पौधा उगा लें या फिर तना काट के पौधा उगा लें, तो दोनों से ही हमें सेम पौधा मिलेगा, जिसमें कि जो मेन पौधा है उसके जो मतलब उसका जो करैक्टरिस्टिक इसमें होंगे। चलिए, हमें 80% से अधिक सेल में पाया जाता है, मतलब कि जो सेल होता है, ठीक है, जो आपका सेल है उसमें से 80% सबसे क्या होता है, वो जल होता है, पानी होता है। अब है इंसुलिन प्राप्त होता है, अब इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से, डालियों की जड़ों से। अब है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 38th BPSC में भी आपसे डिस्कस करा था, अब वही सेम क्वेश्चन 39th BPSC में भी आ गया, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी हमारा कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम है। अब ये पूछा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो वो किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, जीन्स के संश्लेषण के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अब है संसार का सबसे बड़ा पुष्प, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो वो है रेफलेशिया। कौन सा है, तो वो है रेफलेशिया। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करा जाता है, तो वो है गन्ना के लिए। अब देखो, जो बच्चे खेतों में उन्होंने देखे होंगे, खेत गन्ने को उगाते होंगे, तो उन्होंने खुद देखा होगा तना काट काट के ही हम लोग जो गन्ने हैं उनको उगाते हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब यहाँ मटर का पौधा है, अब यहाँ पूछा है जो मटर का पौधा क्या है, तो वो है शाक। मटर का पौधा शाक है। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वर्ण है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ, अब यहाँ देखो पहले पूछा खोपड़ी में हड्डियाँ, अब पूछा है कि मनुष्य के पैर में जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, खोखली होती हैं। अगर हम बात करें खोपड़ी की बात करें, जो मनुष्य का जो खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 हड्डियाँ होती हैं। अगर कान की बात करें तो कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। पैर में बात करें तो पैर में आपको 62 हड्डियाँ मिलेंगी। वहीं पर अगर हम हाथ में बात करें तो हाथ में आपको 64 हड्डियाँ मिलेंगी। अगर हम धड़ में बात करें तो धड़ में आपको मिलेंगी 51 हड्डियाँ। और अगर हम कंठ की बात करें तो मिलेगी 1। तो इन सबको मिला के कितना हो गया, 206 हड्डियाँ होंगी मनुष्य के अंदर। चलिए, अब है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1820 में। कब हुआ था, 1820 में हुआ था छोटा नागपुर विद्रोह। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, वो था 3 कठिया से। 3 कठिया, अब आपको ये तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार में इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, चाहे आप मेंस दे रहे हो चाहे प्रीलिम दे रहे हो। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करें, सबसे पहले तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जिसको कि गांधी जी ने इसका लीडरशिप करी थी। और इसमें होता क्या था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या बोला था कि जो 3 कठिया आपका जो प्रणाली थी उसके विरोध करा था कि नहीं ये गलत है। तो इसमें इस प्रणाली में था क्या कि जो खेती करते थे लोग, जो नील की खेती कर रहे हैं, ठीक है, इंडिगो की जो खेती करते थे, उसमें बोला जाता था कि आपके जो खेत हैं उसका जो
3/20 एरिया है उस पर नील की ही खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी और उसका दाम भी अच्छे नहीं दिए जाते थे। इसी चीज़ को लेकर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपका बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था, जो कि 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें है कि मुंगेर के भैया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ पे भैया ताल के विद्रोह के बारे में बात हो रही है। तो उसका उद्देश्य क्या था? वो था बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग। बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग थी। अब भारत बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? मतलब जो बिहार है, ठीक है, जो बिहार है वो बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया, लेकिन इस समय बिहार में उड़ीसा भी था 1912 में। अब है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यहाँ बोला है कि जो पटना का जो हाई कोर्ट है वो कब बना था? तो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो था 1916 में। अब है हमारा 1930 और सन 1932 में, 1930 और 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जेल में नाकाम किया था? तो वो जेल था गया का। ठीक है, ठीक है, वो जिला, सॉरी जेल नहीं जिला, वो जो जिला था वो था गया का। अब है ये हम सारा क्वेश्चन छोड़ने हैं, 68 पे डायरेक्ट जाना है, बाकी उनके वही हैं, करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि हुंडरू प्रपात, ठीक है, जो हुंडरू वाटरफॉल है वो निर्मित है, कहाँ पर निर्मित है? तो वो है स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, जो स्वर्ण रेखा आपकी जो नदी है उस पर आपको हुंडरू वाटरफॉल मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए सारे वहीं के उस टाइम के करंट अफेयर्स हैं। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी है, ये भी, हाँ 76। यहाँ पर बोला है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि 3 बार, देखो ये भी उसी वक्त का ही है, तो ये इसका आंसर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। फिर है शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत आगे है? तो वो है पाकिस्तान। भारत में कौन सा, ये भी वही है, पहले का ही है। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर ही है उस टाइम का। अब ये वाला, ये है आपका नृशंस प्राणी इनमें से कौन सा है? नृशंस प्राणी में से कौन सा है? तो वो है कछुआ। ठीक है, वो हो गया कछुआ। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है तो वो है बाघ। ठीक है, चलिए अब है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपके आद्य ऐतिहासिक काल में। यहाँ पे सिंधु सभ्यता की ये बात हुई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता अब आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो लिपि के तो साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन लिपियों को पढ़ पाना कि उनमें क्या है उनको हम लोग नहीं उसको डेसिफर कर पाते हैं, तो इसी काल को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। अब यहाँ लिखा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो वो है सूत्र युग से। चलिए अब है यहाँ पे बोजक का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोजिकोई में। ठीक है, अब है यह गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेदों में मिलता है। अब गायत्री मंत्र वही है, ओम भूर्भुवः स्वः, सबने सुना है, वही गायत्री मंत्र की बात हो रही है, तो ये ऋग्वेद से हमें मिलता है। अब है संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? ठीक है, तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जो उरायूर था वो किस लिए फेमस था? वो था कपास के व्यापार तक की जो कॉटन का जो ट्रेड होता था उसके लिए ये मशहूर था। अब बोला है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मतलब हमें ऐसे ही देखो, आपको संगम साहित्य, मिलिंद पानो, जातक कथाएं या फिर उपयुक्त में से सभी, इसमें से हमें ये बताना है जो कि व्यापार के मार्गों के बारे में बात नहीं करता, तो वो है आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। अब जो मिलिंद पन्हो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, ये एक पाली ग्रंथ है। अब इसमें क्या बोला गया है, जो मियंडर था, ठीक है, जो मियंडर था
और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे, इन दोनों की जो वार्तालाप हुई थी, इन दोनों के बीच में जो बातें हुई थी, उसी चीज़ का वर्णन हमें मिलिंद पानों में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें संगम साहित्य की बात करें, जातक कथाओं की बात करें, कहानियों की बात करें, तो यहाँ पे जो ट्रेड रूट्स थे, व्यापारिक मार्ग थे, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन दे रखा है। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा मिलिंद पान्हो। अब है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये पूछा गया है कि कौन सा स्तंभ है जिसमें कि अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया है। तो इसका सही आंसर है आपका भब्रू स्तंभ। कौन सा है? भब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, भाब्रू स्तंभ है। तो यहाँ पर जो अशोका है उसने ये बोला है, उसने बोला है कि देव नाम प्रिय, ठीक है, देव नाम प्रिय पियदसिनो के नाम से यहाँ पे नाम लिखा गया है, जिसमें कि ये बोलता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं, ठीक है। तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शिनी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो भाब्रू स्तंभ है इसका आंसर। फिर है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था, ठीक है। पश्चिमी भारत मतलब क्या होगा? जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त का प्रभाव। ये हमें कौन से अभिलेख से पता पड़ता है? तो वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ कहाँ है? वो है गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता पड़ जाता है कि जो चंद्रगुप्त है उसका जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अब यह भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यहाँ पे भागवत संप्रदाय के बारे में बात करी है तो वो थे हिंदू यूनानी लोगों का। अगर हम बात करें आजीविका संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? आजीविका कौन थे? तो वो थे मुखल्लीपुत्र घोषाल। अब है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो वो थे गुप्त वंश। जो गुप्त वंश के जो शासक थे उन लोगों ने ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान दिए थे, मतलब गाँव का अनुदान यहाँ पर करा गया था। अब है किस काल में अछूत को अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो वो था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, ठीक है। अब है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान करा था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो वो थे रज़िया सुल्तान के पापा, ठीक है, फादर। नहीं, ये तो मैंने गलत, वो तो इल्तुमिश थे वो, ठीक है, अल्तमश थे वो। और जो अल्तमश थे, रज़िया सुल्तान के जो पापा थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अब है यहाँ पे सल्तनत काल के सिक्के टंका और शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो वो बने थे चांदी से और तांबा से। किससे बने थे? चांदी से और तांबा से। अगर हम बात करें कि जो टंका है आपका, ठीक है, सिक्के, टंका और शशगनी, ये जो बने थे ये चांदी के बने थे, ठीक है। अगर जीतल की बात करें तो ये तांबा का था। चलिए अब है यहाँ पे 12 मासा की रचना किसने की थी? ठीक है, 12 मासा की रचना किसने करी थी? तो वो करी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। किसने करी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। मलिक मोहम्मद जायसी वही है जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, ठीक है, पद्मावत लिखी थी। और इसमें रानी पद्मावती का जो विरह वियोग है उसके बारे में वर्णन करा जाता है। अब है 2 अप्सा सिंह अप्सा की प्रथा किसने शुरू करी थी? तो वो शुरू करी थी जहांगीर ने। किसने शुरू करी थी? जहांगीर ने। अब जो जहांगीर ने जो मनसबदारी थी ना, जो मनसबदारी व्यवस्था में कुछ अमेंडमेंट्स करे थे, तो उसी अमेंडमेंट्स में आपका 2 अप्सा और सिंह अप्सा आता है। फिर है ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ठीक है, ईरान के शाह और जो मुग़ल शासक थे उनके बीच झगड़ा किसके कारण था? उसके बीच की वजह क्या थी? तो वो वजह था कंधार, ठीक है। अब है यहाँ पे जवावित का संबंध किससे है? अब जवावित का जो संबंध है वो है राज्य कानून से। किससे है? राज्य कानून से। अगर हम बात करें, अब कोई शासक जब देश काल या परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो उसको जवावित
कहलाता है वो कानून। अब है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। यहाँ पे जब्ती प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी उपज थी, तो ये थी शेरशाह की। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें जो जन्मदाता थे वो टोडरमल थे। ठीक है, टोडरमल थे जब्ती प्रणाली के जन्मदाता, लेकिन जो टोडरमल थे उन्होंने सबसे पहले अपनी सेवाएं शेरशाह को ही दी थी। ठीक है, तो और जो शेरशाह को जो अपनी इन्होंने सेवाएं दी थी जब्ती प्रणाली की, और शेरशाह ने इस जब्ती प्रणाली को अपने भू राजस्व वसूली में हेतु अपनाया, उसमें अपना लिया। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। ठीक है, चलिए अब ये पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो वो था उनकी सैन्य कुशलता। अब जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 1526 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में पानीपत का युद्ध। अब है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो वो थी बंदरगाहों से आमदनी। जो विजयनगर जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाते थे, बंदरगाह से, मतलब जो पोर्ट थे उनसे जो पैसा आता था, उनकी ये सबसे ज़्यादा मुख्य विशेषता ही थी। फिर है यहाँ पर कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ये थी आपकी मराठा भू राजस्व प्रथा थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, 1612 की बात हो रही है यहाँ पर। 1612 में कहाँ करी थी, तो वो करी थी सूरत में। ठीक है, कहाँ करी थी, वो करी थी सूरत में। अगर हम 1611 की बात करें तो ये करी थी मछलीपट्टनम में। कहाँ करी थी, मछलीपट्टनम में उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। फिर है हमारा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित करा था। ठीक है, रामोसी कृषक जत्थे की बात हो रही है, तो किसने करा था, वासुदेव बलवंत फड़के जी ने करा था। अब है 1878 में, ठीक है, 1878 में का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द करा गया। यहाँ पे रद्द की बात हुई है, तो किसके द्वारा रद्द करा गया था, तो ये रद्द करा गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और 1878 में ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, तो ये कौन लेकर आया था, ये लेकर आया था लॉर्ड लिटन। ठीक है, कौन लेकर आए थे, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। अब देखिए यहाँ पर ये गलत है क्योंकि 1882 में हटाया था। ठीक है, 1882 में हटाया था लॉर्ड रिपन ने। चलिए अब है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू करा। फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने शुरू करा, तो वो थे तारकनाथ दास। अब है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा है, तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है किसका, गदर क्रांति का। अगर हम बात करें कि इसमें और भी दूसरे कारण थे, जैसे कि लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू का घटना, ये भी थे, लेकिन ये सबसे पहला कारण यही था, उसके बाद ये कारण आते हैं। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो वो था कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन अगर हम बात करें 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, चलिए अब अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अवध का जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, उसका उद्देश्य यही था। अब है सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी, मतलब तो वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। अब है 1971 और 17 ईस्वी में, ये थोड़ा उल्टा सा है। अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो वो किसने लिया था, वो लिया था औद्योगिक कर्मियों ने। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा अहमदाबाद की बात है, 1917 से 18 आएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि जो अहमदाबाद की जो घटना हुई थी वहाँ पर औद्योगिक कर्मियों के खिलाफ 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करा था। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने जो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, ठीक है, मिल मजदूर थे, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए करा था, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है।
ठीक है। चलिए अब है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक पूछा गया है तो वो है वैलेंटाइन शिरोल। चलिए अब इसमें लिखा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो वो अपनाई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में 1937 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था फैज़पुर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहीं पर कांग्रेस ने बोला था कि भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति यहीं पर अपनाई गई थी। अब है कि INA, ठीक है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसके द्वारा स्थापना करी गई थी, तो वो थे डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, बच्चे बहुत से गलत लगा के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम दिमाग की उपज पूछी है और स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी मोहन सिंह ने। चलिए अब है नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद कहाँ चलाया गया था, 1919 में, और प्रतापगढ़ में चलाया गया था। किसके द्वारा, किसानों के द्वारा चलाया गया था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो शिवालिक शैल समूह में दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है, किसका है, तो वो है गिरिपथ की स्थिति का। चलिए अब है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति का है। प्रवाल मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका कोरल रीफ्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करी गई है कि जो हमारा जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ से बना हुआ है। अब बोला है कि भारत का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, सारे गलत हैं। ठीक है, भारत का जो एक्सटेंशन पूछा है वो गलत है, क्योंकि जो हमारा भारत है, अगर हम बात करें इसके, छोटा सा यहाँ भारत बना के देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है कुछ इस तरीके का ही है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन देखें तो ये आपकी 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, से लेकर यहाँ पर आपका आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। ये हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है भारत का जो क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का, देखो 2.2 नहीं है, 2.4 है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, परंतु इसकी जो संपूर्ण जनसंख्या है वो अब है मानव जाति के 18%। मतलब जो हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो पूरे विश्व की 18% है। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे विश्व में जो हमारा भारत है, छोटा सा भारत है, वो 2.4% है। चलिए अब है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग होती है, कितनी होती है, 600 मीटर होती है। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापना में इंगित है, जिसका कारण क्या है, स्थलों तथा समुद्र के विभेदी तापन का। चलिए अब हाँ, इसका मतलब ये है कि भारतीय जो मानसून है वो कैसे आता है, जो स्थल है, हमारे लैंड है, समुद्र है, वो तपते हैं, उसकी वजह से मानसून का आना होता है। ये वाली बात बोली गई है। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये हम लोग आपको क्लाइमेट और जो जलवायु की हमारी NCERT की वीडियो है उसमें आप उसको समझ सकते हैं कैसे आता है। ठीक है, क्लास 9th की है, चैप्टर नंबर 4 है। अगर आपको देखना है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अब है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, तो ये सभी नदियां हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो और सतलुज, सभी के सभी तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है वहीं से निकलती हैं। अब है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ठीक है, हिमरेखा पूछा गया है तो वो 4500 से लेकर 600 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, ये हमारे 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तट रेखा यहाँ पूछा है कि जो भारत है हमारा, उसकी जो कोस्टल लेंथ है वो कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर लंबी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पूछा है जो कैश क्रॉप्स हैं कौन सी नहीं है, तो वो है हमारी गेहूँ। ठीक है, गेहूँ जो है वो फूड क्रॉप है, हमारी खाने वाली है, लेकिन गन्ना, जूट, कपास, ये ऐसी जो फसलें हैं जिनसे कि जो किसान हैं इससे पैसा कमाते हैं, बाहर उनको स्पेशली उनको बेचने के लिए ही उनको उगाया जाता है। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम लोग अफ्रीका लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया ही है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका आता है आपका। चलिए फिर है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में
कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो वो है रांची। जो रांची जो है वो छोटा नागपुर पठार के पर स्थित है। अब है दामोदर नदी निकलती है। अब दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है। फिर है पूर्व समुद्र की स्वामिनी का नाम है, ठीक है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, जो पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं श्रीलंका को। चलिए, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? अगर हम बात करें तो ये आपका सही है कि भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। अब यहाँ बात क्या करी है? भूमध्य क्षेत्र की बात करी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। अब ये देखिए हमारी ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा जाती है। ठीक है, अब विषुवत रेखा के आसपास यहाँ पर गरज के साथ जो है वो वर्षा होती रहती है सदैव। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सूरज जो होता है इसको गर्म भी कर देता है, और साथ में यहाँ पर समुद्र भी है, तो वहाँ पे बारिश कंडीशन बनती रहती है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है बारिश के लिए। फिर है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। किस कारण होती है? वो इसलिए होती है विकिरण के कारण। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हमारी ये पृथ्वी है, अब यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। ठीक है, बादल छाए, तो जब पृथ्वी की जो हीट है वो बाहर निकलेगी, लेकिन जो बादल हैं उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देंगे। जब हमारे बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी नाइट्स हैं, हमारी रातें हैं, जब हम मेघीय रातें हैं, तो इसलिए जो मेघीय रातें हैं वो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो वहीं के वहीं पृथ्वी में ही रह जाएगी। तो इसलिए जो हमारी मेघीय रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बादल नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है, साफ आसमान है, जो पृथ्वी की जो हीट है वो आराम से बाहर चली जाएगी और पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। यही कारण है कि जो साफ रातें जो होती हैं वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। अब है मोना लुआ उदाहरण है। ठीक है, अब जो मोना लुआ है वो उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। किसका उदाहरण है? तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी। अब जो मोना लुआ जो है वो अमेरिका का जो हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप समूह में स्थित है ये। अब है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। किससे आंकी जाती है? वो है यूरेनियम लैंड विधि से नापी जाती है। अब कोयला का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? वो है बिटुमनी। ठीक है, सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमनी है। अब मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित करा जाता है। सिंपल सा है कि मृदा को, मतलब जो सॉइल हमारा कंजर्वेशन है वो क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो मिट्टी है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, मिट्टी को संरक्षित करते हैं। अब यहाँ पे टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास का भूभाग होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ठीक है, टेरा रोसा, ठीक है, इसमें होता है। अब टेरा रोसा आपका कास्ट टोपोग्राफी में आता है। ठीक है, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको ये पता होगा कि टेरा रोसा क्या होता है। तो टेरा रोसी जो कास्ट टोपोग्राफी, जो कि कैल्शियम के, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रारूपिक विकास जो होता है वो आपका चूना पत्थर ही है। चूना पत्थर मतलब आपका होता है कैल्शियम से बने पत्थर। चलिए, तो उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो आपके रीजनिंग के और मैथ के हैं। ठीक है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब इसकी जो PDF है, इस क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो हम लोग अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उनको बताइए कि हम लोग यहाँ पर हमने इनिशिएटिव उठाया है कि हम लोग आपको 38 BPSC से लेकर 69th BPSC तक, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स करवाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी 40वीं BPSC के क्वेश्चन पेपर की। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।